शबनम की ज़िंदगी एक ऐसे दरख्त की तरह थी जो बाहर से तनावर लगता हो मगर अंदर से खोखला हो। उसकी शादी को 12 बरस गुजर चुके थे। इन 12 बरसों ने उसके हंसने, बोलने और ख्वाब देखने के सारे रंग धीरे धीरे छीन लिए थे। उसका शोहर आमिर बाहर की दुनिया के सामने शरीफ, मोअज़्ज़िज़ और नरम मिजाज इंसान दिखाई देता था, मगर घर की बंद दीवारों के पीछे उसकी आवाज़ हमेशा गुस्से, हुक्म, तानों से भरी हुई होती। शबनम हर दिन ये सोचकर ख़ुद को दिलासा देती कि शायद कल कुछ बदल जाए, मगर कल कुछ भी नहीं बदलता था। उसके बच्चे रोहान और इनाया उसकी सारी थकन में भी खुशी की वाहिद किरण थे। उन्हीं के सहारे वो जीती थी, वरना उसकी अपनी ख्वाहिशात, अपनी दिलचस्पियाँ और अपने ख्वाब तो बहुत पहले ही खामोशी की कब्र में उतारे जा चुके थे। वो कभी कभी आईने में ख़ुद को देखती तो हैरान रह जाती कि ये कौन औरत है जो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रही है मगर ज़िंदा भी है, क्यों? एक शाम बारिश ने उसकी पुरानी यादों को जागने पर मजबूर कर दिया। वो छत पर खड़ी हुई, बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे लगा जैसे कोई बरसों पुरानी बेनाम उदासी उसके वजूद से धुल रही हो। उसे अपना कॉलेज याद आ गया, वही दिन जब वो शेरों से मोहब्बत करती थी, मज़ामीन लिखती थी, मुकाबलों में हिस्सा लेती थी और अपने अंदर एक चमक महसूस करती थी। उस वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन घर की जिम्मेदारियां, झगड़े, बच्चे और एक हाकिमाना शोहर उसकी पूरी ज़िंदगी को हड़प कर लेंगे। नीचे उतरकर जब वो भीगे कपड़ों के साथ बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो आमिर ने हस्बे मामूल तंज कसा, पानी में भीगकर कौन सी दुनिया फतह करनी है, काम करो ड्रामे ना करो। यह जुमला शबनम को अंदर तक काट गया। वो रात उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता समझी कि ज़िंदगी सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर इंसान को अपनी खातिर भी खड़ा होना पड़ता है। अगले हफ्ते दरवाजे के नीचे से एक पम्फलेट अंदर सरक गया। ये पास के इलाके में बनने वाले औरतों के तालीमी मरकज़ का ऐलान था। शबनम पहले उसे बेदिहानी में फेंक दिया, मगर रात को जब सब सो गए तो वो चुपके से दोबारा उस कागज़ को उठा लाई। जाने क्यों उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। वो कई मिनट तक उस पम्फलेट को देखती रही और फिर धड़कते दिल के साथ उस पर लिखा नंबर मिला दिया। आपका सेंटर किस वक्त खुलता है? ये वो सवाल था जिसने उसकी 12 साल की खामोशी में पहली दरार डाली। तालीमी मरकज़ में पहली क्लास के दिन शबनम ने 12 चेहरों को देखा। हर चेहरा एक अधूरी कहानी था। कोई शोहर के जुल्म का शिकार, कोई गुर्बत की चक्की में पिसने वाली, कोई उम्र के आखिरी हिस्से में भी तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद, कोई टूटे दिल के साथ नई शुरुआत के लिए तैयार, और एक वो खुद जिसने अभी अभी अपने अंदर के खौफ का कफल तोड़ा था। इस माहौल ने उसे पहली बार एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं। उस जैसी हज़ारों औरतें हैं जो बंद कमरों में चुपचाप जीती और मर जाती हैं। 3 हफ्ते बाद असातिज़ा ने सब औरतों को काम दिया, अपनी ज़िंदगी के किसी सच, किसी दर्द या किसी मोड़ पर एक मुख्तसर कहानी लिखें। यह काम शबनम के लिए तोहफ़ा साबित हुआ। उस रात जब घर सो गया और वो खामोशी छा गई, शबनम ने अपने दिल की गहराइयों से लिखना शुरू कर दिया। उसने अपना दुख, अपना खालीपन, अपना ख्वाब, अपनी कुर्बानियाँ और अपनी खामोश चीखों को लफ्ज़ों की शक्ल दी। वो पूरी रात लिखती रही। सुबह तक 18 सफ़ात मुकम्मल थे। उसने कहानी का नाम रखा, मुझे भी देख लो। जब इसकी मौलमा मिस समिया ने वो कहानी पढ़ी तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो बोली, शबनम, तुम लिखारी हो, तुम्हारे लफ्ज़ दिल दहला देते हैं, तुम्हारी कहानी बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन शबनम को ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि इसके लफ्ज़ सिर्फ दूर तक नहीं, बहुत ऊंचा भी जा सकते हैं। अगले हफ्ते सेंटर में एक तकरीब रखी गई जिसमें इलाके के सहाफ़ी और मारूफ ख़वातीन डाइजेस्ट की मदिरा शरीक हो रही थीं। शबनम की कहानी उन मुंतखब कहानियों में शामिल थी जो तकरीब में सुनाई जानी थी।
तकरीब के दिन शबनम बहुत नर्वस थी। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं थे, मगर उसकी टीचर ने कहा, सच्चाई कभी कपड़ों की मोहताज नहीं होती, हिम्मत की होती है। इस जुमले ने शबनम के कदम मजबूत कर दिए। जब वो स्टेज पर पहुंची और कांपती हुई आवाज़ में अपनी कहानी पढ़ना शुरू की तो हाल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग उसके लफ्ज़ों में छुपा दर्द महसूस कर रहे थे, उसकी आवाज़ में छुपी हकीकत को सुन रहे थे। और जब उसने आखिरी सतर पढ़ी, हाल कई लम्हे तक खामोश रहा। फिर अचानक तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। तकरीब के बाद एक बावकार खातून उसके करीब आई। ये वही डाइजेस्ट की मदीरा थी, रखशंदा आफ्ताब। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी कहानी हम अगले शुमारे की नुमायाँ कहानी बनाएंगे और तुम्हारे लिए एजाज़ी मुआवजा भी होगा। लिखना मत छोड़ना, तुम में रोशनी है। ये वो जुमला था जिसने शबनम के अंदर सोई हुई औरत को जगा दिया। घर आकर जब शबनम ने आमिर की तकरीब के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर पहले हैरत, फिर गुस्सा और फिर अजनबी सा खौफ नमूदार हुआ। वो बोला, ये सब ड्रामे बंद करो, हमें बदनाम करोगी। पहली बार शबनम ने बग़ैर कांपे उसकी आंखों में देखा। बदनामी उसमें नहीं कि औरत अपने पाँव पर खड़ी हो, बदनामी उसमें है कि वो डर कर मर जाए। मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। आमिर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने शबनम को हमेशा दबाया था, मगर आज पहली बार वो शिकस्त खा रहा था। अगले माह जब डाइजेस्ट आया और उसके सरवर्क पर शबनम की तस्वीर थी, पूरे मोहल्ले में चर्चा था, सब हैरान थे। शबनम, वो खामोश सहमी हुई शबनम, वो अब चमक क्यों रही है? क्योंकि वो अब ज़िंदा थी। लेकिन उसकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अब उसके सामने 3 रास्ते आने वाले हैं, एक फ़ैसला, एक आजमाइश और एक ऐसा मोड़ जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। शबनम की कहानी डाइजेस्ट में शाया होते ही ना सिर्फ मोहल्ले में बल्कि पूरे शहर में उसके नाम की सरगोशियाँ होने लगीं। औरतें उसकी कहानी पढ़कर उससे जुड़ने लगीं। कुछ ने उसे फ़ोन करके रोते हुए कहा वो भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही हैं। कुछ ने कहा उसकी हिम्मत ने उन्हें जीने का हौसला दिया है। शबनम को पहली बार एहसास हुआ कि उसके लफ्ज़ सिर्फ सफ़े पर लिखे हुए नहीं, ये किसी की अंधेरों में चिराग भी बन सकते हैं। मगर घर के अंदर का माहौल बदलने के बजाय और कड़ा हो गया। आमिर को अब अपने हाथ से निकलती हुई गिरफ्त साफ दिखाई दे रही थी। वो सख्त लहजा इख्तियार करता, उलझने लगता, कभी खामोश मगर सर्द निगाहों से देखता, कभी अचानक तंज करता, अब तुम लिखारी बन गई हो, घर कौन संभालेगा? ये डाइजेस्ट वाले कब तक तुम्हें सर पर उठाएंगे? आखिर में तुम औरत ही हो ना? शबनम हर बार होंठ काट कर खामोश रहती। वो जानती थी कि दलील की ज़बान आमिर तक नहीं पहुंचती, वो सिर्फ ताकत समझता है और अब वो ताकत उसके हाथ से निकल रही थी। लेकिन असल फ़ैसला उस दिन हुआ जब डाइजेस्ट की मदीरा रखशंदा आफ्ताब ने शबनम को अपने दफ्तर बुलाया। दफ्तर एक बड़े अखबार के अहाते में था। शबनम जब अंदर दाखिल हुई तो उसने पहली बार महसूस किया कि लफ्ज़ों की दुनिया कितनी वसी है। लोग कंप्यूटर पर झुके हुए टाइप कर रहे थे, रिपोर्टर भागम भाग बातें कर रहे थे, दीवारों पर मैगज़ीनों के सरवर्क लगे थे। उन सब के दरमियान शबनम को लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में कदम रख रही हो। एक ऐसी दुनिया जहां उसका अपना वजूद था, उसकी अपनी पहचान। रखशंदा साहिबा ने मुस्कुराकर कहा, शबनम, तुमने जो लिखा वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो धड़कन थी। हम चाहते हैं कि तुम हर माह हमारे लिए लिखो, एक बाकायदा लिखारी के तौर पर। मुआवजा भी बढ़ेगा और तुम्हें कहानियाँ हमारे अहम शुमारों का हिस्सा बनेंगी। क्या तुम तैयार हो? यह जुमला सुनकर शबनम की आंखों में नमी आ गई। मैं तो हमेशा लिखना चाहती थी मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। रखशंदा साहिबा ने उसका हाथ थामा। हिम्मत कभी बाहर से नहीं आती, दिल से आती है। तुम्हारे पास वो है, तुम बस डरो मत। शबनम ने हाँ कर दी, पहली बार किसी खौफ के बगैर। लेकिन उसे अंदाज़ा न था
کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔